नमस्कार किसान साथियों, आज हम फिर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे किसान से जिसने जीरो बजट प्राकृतिक खेती शुरू की थी और उससे हम पूछेंगे उसने कहां से प्राकृतिक खेती सीखी और उसने क्यों करनी शुरू की थी। हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। किसान साथियों, आज आपके सामने एक शानदार किसान हिसार जिले के है। इसका नाम पूछेंगे, पता पूछेंगे और कहां से प्राकृतिक खेती सीखी है। किसान साथी भाई, आपका नमस्कार है। जी नमस्कार। आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। धरती माता की जय। मैं अभी शुरुआत ही मानिए प्राकृतिक खेती की, अभी लगभग ये मान के चल के कि 1 साल से अभी मैं इसको करते हुए मुझे हुआ है। गेहूं की खेती से स्टार्ट किया था और अभी ये धान की फसल दूसरी फसल है मेरी प्राकृतिक खेती में। तो किसान साथियों, हमारे किसान साथी से अभी आपका परिचय करवाएंगे। ये कौन से गांव से हैं, तो बताइए किसान साथी भाई। भाई साहब, मेरा नाम संदीप झाजड़िया, गांव दाईमा, जिला हिसार, हरियाणा का रहने वाला हूं। और ये अपना 11 एकड़ का खेत है जिसमें हम प्राकृतिक खेती करते हैं, पूरे 11 के 11 एकड़ में। तो मेरे किसान साथी भाई, आपने सुना होगा कि हमारे संदीप भाई आज हमारे साथ में खड़े हैं और इसने 2.5 से 3 साल हो गए हैं प्राकृतिक खेती करते हुए, जो जिन्होंने जीरो बजट से प्राकृतिक खेती शुरू की थी। और इससे पूछेंगे कि इसने अपने खेत में क्या क्या डाला था और कैसे कैसे प्राकृतिक खेती शुरू की थी। और ये भी पूछेंगे कि इसको सिखाने वाले जो महात्मा इंसान हैं वो इसके गुरु कहाँ के हैं, कहाँ से रहने वाले हैं और कहाँ कहाँ के हैं, और कौन कौन से ऐसे किसान हैं जिन्होंने इसका साथ दिया था प्राकृतिक खेती की ओर। तो हम जानकारी लेने चाहेंगे संदीप भाई से। जरा बताइए संदीप भाई, हमारे किसान साथी भाई देख रहे हैं वीडियो, जल्दी से जल्दी करके बताएं आप। ऐसा सर, जैसे इस रासायनिक खेती करते हुए मुझे कुछ इसमें लाभ नहीं दिखा, तो उसके बाद में काफी इसमें दिक्कतें परेशानियां थी। तो फिर मेरा रुझान जैविक खेती करने को हुआ। जैविक खेती के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हुए, जानकारी लेते हुए आसपास से, फिर प्राकृतिक खेती के बारे में पता चला कि जैविक खेती से प्राकृतिक खेती ज्यादा बढ़िया है। प्राकृतिक खेती का मतलब है जिस प्रकार प्रकृति चाहती है खेती करें, अपना कुछ अलग से वो ना करें। जिस प्रकार प्रकृति की जैसी व्यवस्था है जंगलों में और बाकी जगह जहाँ प्रकृति अपने अनुसार सब कुछ करती है, उसी उसी के हिसाब से हम खेती करेंगे तो वही खेती सक्सेस है। जैसे जंगलों में इतनी बड़ी बड़ी भारी पेड़ पौधे वनस्पतियां सब कुछ स्वस्थ हैं, स्वस्थ, उनमें कुछ बीमारियां नहीं है, किसी प्रकार की कोई रासायनिक खाद नहीं डाली जाती, किसी प्रकार की स्प्रे नहीं की जाती, फिर भी उस वहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह स्वस्थ और हष्ट पुष्ट व्यवस्था है। तो वैसी ही व्यवस्था हम यदि अपने खेत में कर लें तो हमें भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मतलब ना हमें रासायनिक खाद की आवश्यकता होगी, तो ना हमें रासायनिक और केमिकल्स की स्प्रे की जरूरत होगी, और हमारी फसलें भी बिल्कुल स्वस्थ होंगी। और खेती, प्राकृतिक खेती, बाजार मुक्त खेती, जिसमें किसान को 1 रुपए का भी खर्चा ना करना पड़े, सब कुछ उसके घर से खेत से ही हो सब कुछ, तब जाकर किसान मजबूत होगा, नहीं तो खेती हमेशा घाटे का सौदा ही रहेगी। इस बात को किसान को अपने दिलो दिमाग में बैठा लेना है कि हमें बाजार से कुछ भी नहीं लेके आना है। जो व्यक्ति किसी भी बाजार की वस्तु का प्रमोशन करता है या और करता है, तो वह अपने फायदे के लिए आपको बेवकूफ बना रहा है। यह बात आप नोट कर लीजिए। तो किसान साथी भाई, संदीप भाई ने बताया कि जीरो बजट की जो खेती है कि किसान भाइयों का बहुत ही फायदा होता है। इसमें 1 रुपए की भी लागत नहीं होती और रासायनिक खाद में बहुत ज्यादा पैसे भी लगाने पड़ते हैं और फसल का उत्पादन भी घटता है। तो मैं संदीप भाई से पूछूंगा कि इसके जो गुरु है वो कहाँ से है, उसका नाम पता क्या है। जरा बताइए संदीप भाई। डॉक्टर वी के सचान झांसी चिरगांव में, जो अभी उप कृषि निदेशक के पद पर कार्यरत हैं और कुछ ही महीनों बाद उनका रिटायरमेंट होने वाली है। बहुत ही संत महापुरुष हैं जिन्होंने प्रकृति की व्यवस्था को बहुत गहरे से समझा है और बहुत आसान तरीके से, आसान शब्दों में किसानों को समझाया है।
मेरे जैसे मूड व्यक्ति को भी मतलब आसानी से समझ में आ जाए वैसी व्यवस्था उन्होंने बताई है और समझाई है। तो मैं किसान साथियों से यही कहूंगा कि इसके जो गुरु हैं वीके सुचान सर ने वही प्राकृतिक खेती सिखाई है, और उसके मुद्दे से चलने के बाद और प्राकृतिक खेती में जीरो बजट से इसने बहुत ही फायदा उठाया है। तो हम संदीप भाई से ये पूछेंगे कि इसने शुरुआत कहाँ से करी है और क्या क्या इसमें प्रयोग किया है, तो कृपया करके हमें दिखाए और बताए संदीप भाई। देखिए ये अपना बासमती धान है, 9 एकड़ में ये 11-21 धान है, पूरी तरह स्वस्थ है, इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले खेती में धरती से शुरुआत होती है। खेती हम कहाँ करते हैं? धरती पे। धरती अगर हमारी धरती माता अगर मजबूत होगी, उसकी जो फिजिकल जो उसकी स्ट्रेंथ है वो मजबूत होगी, उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वह मजबूत होगी, तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। धरती के अंदर जो है सारा खेल जीवाणुओं का है। अगर धरती के अंदर जीवाणु भरपूर मात्रा में है, जो जो पहले हमारे हुआ करते थे, वो समय के साथ या तो केमिकल यूज के कारण या फिर सूर्य की तेज धूप के कारण, खुश्क अवस्था में या किसी और कारण से मतलब वो धीरे धीरे खत्म हो गए। उनको हमें पुनः वापस धरती के अंदर स्थापित करना है। इसके लिए डॉक्टर वी.के. सचान ने जंगल की मिट्टी से जो जीवामृत बनाने का जो फार्मूला किसानों को बताया, वो सबसे उत्तम तथा 1,01% शक्तिशाली फार्मूला है। ये ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक आपातकालीन स्थिति में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और उसे अगर खून की आवश्यकता हो, तो सबसे बढ़िया फार्मूला यही कि एक स्वस्थ आदमी का खून लेकर डॉक्टर और उसको चढ़ा दे, तो वो फौरन से इंस्टेंट उसका मतलब रिकवर कर जाएगा। तो संदीप भाई ने हमें बताया है कि जीवामृत बड़ी ही कमाल का है, और हम संदीप भाई से वो जीवामृत किसान भाइयों को दिखाएंगे। अभी संदीप भाई से कहेंगे कि वो जीवामृत हमें कृपया करके दिखाए। और जिन्होंने इसने पूरी फसल में 10 एकड़ 11 एकड़ इसका खेत है, उस खेत के अंदर इसने चलाया था, वो जीवामृत हम आपको दिखाएंगे किसान साथी भाई। तो संदीप भाई ने बहुत ही किया है, जीरो बजट प्राकृतिक खेती की है। मैं तो यही कहूंगा कि भारत देश के जितने भी किसान भाई हैं कि प्राकृतिक खेती करे, और प्राकृतिक खेती के करने से हमारा जीरो बजट जो रासायनिक खेती से हम खेती करते हैं रासायनिक तरीकों से, वो हमारा जो खर्चा है वो बच जाएगा। और कृपया करके ये दिखाए भाई संदीप भाई ने जो जीवामृत तैयार किया था। इसके अंदर सर 5 किलो जंगल की मिट्टी, जहाँ मतलब किसी तरह का कोई रसायन केमिकल इस्तेमाल ना होता हो, जहाँ ढेर सारी वनस्पतियां हो, गहरे पेड़ पौधे हो, उनके फल फूल पत्ते सब कुछ वहीं पे गिरकर वहीं पे गलता सड़ता हो, वहां की मिट्टी लेके आए। उसके अंदर भरपूर मात्रा में जीवाणु बैक्टीरिया होंगे जो मिट्टी के साथ आ जाएंगे, और जब हम उसको इस ड्रम के अंदर डालकर इसको पानी का भर के इसके अंदर गुड़ की मात्रा डालेंगे, तो गुड़ जो है वो जीवाणुओं का भोजन है प्राथमिक तौर पर। तो उस गुड़ को खाने के बाद वो जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे। गुड़ एक उनको जल्दी मल्टीप्लाई करने का माध्यम है। वैसे तो जीवाणुओं का मुख्य भोजन जो है वो कार्बनिक पदार्थ है, घास फूस, जो भी खेत के जो हमारे फसल अवशेष हैं, गोबर है पशुओं का, ये इस प्रकार के जो भी चीजें कार्बनिक पदार्थ हैं जो गलती सड़ती हैं प्रकृति के अंदर, वो सभी जीवाणुओं का मुख्य भोजन है। तो किसान साथियों, आपने सुना कि संदीप भाई ने जीवामृत का प्रयोग किया था, काफी बार किया है प्रयोग, और इसने जड़ की जो समस्या है, जड़ की जो समस्या ही बता रहे हैं, वो जड़ की समस्या नहीं आती। हो गया। किसान साथी, अब आपको दिखाएंगे कि इसने संदीप भाई ने जीवामृत का प्रयोग किया था, और जीवामृत कितनी बार प्रयोग किया था और इसका रिजल्ट कैसा रहा, संदीप भाई से हम पूछेंगे। बताइए भाई संदीप भाई। देखिए भाई साहब, ये अपने खेत में जो आप फसल देख रहे हैं, ये सब जीवामृत का ही कमाल है। जीवामृत जो के अंदर जो बैक्टीरिया जीवाणु जो हैं वो जमीन के अंदर काम करने वाले हैं, क्योंकि हम जंगल से जो मिट्टी लेके आए हैं उसके अंदर मिट्टी के बैक्टीरिया आए हैं। उनका काम मिट्टी के अंदर है, वो फसल के ऊपर उनका कोई काम नहीं है। इसके अंदर लाखों तरह के बैक्टीरिया हैं और उनके अलग अलग तरह के हजारों तरह की वैरायटी है, जिनके बारे में खुद वैज्ञानिकों को भी पूरा नहीं पता अभी तक।
उनका काम सबका अलग अलग है। जिस प्रकार घर में हम सबका काम अलग अलग है, बच्चों का काम पढ़ना है, बड़ों का काम अपना काम करना है, जो हमारी माताएं बहनें हैं उनका काम खाना पकाना और रसोई का है। कोई सबका जैसे अलग अलग काम है, वैसे ही बैक्टीरिया का काम अलग अलग है। कोई बीमारियों से लड़ने वाले हैं, कोई कार्बनिक पदार्थों से जो हमारी जो खाद है उसको बनाते हैं। किसी का काम हवा से नाइट्रोजन लेके पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध कराना है, कुछ कोई फास्फोरस उपलब्ध कराता है, कोई पोटास उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार सभी बैक्टीरिया का अलग अलग काम है। तो मैं संदीप भाई से एक बात और पूछना चाहूंगा। इसने जो प्राकृतिक खेती शुरू की थी, तो बताते हैं जो रासायनिक खेती करते हैं, बताते हैं भाई जड़ का कीड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है और फिर हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। क्या जीवामृत से हमारी जड़ की समस्याएं दूर होती है? तो संदीप भाई बताइए इसके बारे में। बिल्कुल 100% होती हैं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो समाधान रासायनिक के अंदर नहीं है वह प्राकृतिक के अंदर उसका समाधान है। जीवामृत का कमाल ये है, ये अपने खेत में जो बासमती धान आप देख रहे हैं, इसके अंदर किसी तरह की कोई जमीन से रिलेटेड बीमारियों से बचाने के लिए किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं डाली गई है। जैसे फर्टेरा और जो भी अपनी जितनी भी प्रकार की आती है, क्लोरो वगैरह जो भी आती हैं, इस किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं डाली गई है इसके अंदर। खाली जीवामृत डाला गया है। 20 से 25 लीटर 30 लीटर प्रति एकड़ काफी होता है। अगर बारिश के दिनों में जब खेत के अंदर नमी हो और ठंडा मौसम हो, उस समय अगर खेत के अंदर डाला जाए तो वो सबसे उत्तम होता है। क्योंकि बैक्टीरिया को सर्दी के मौसम में चौमासे के महीने में अगर डाला जाए तो उस समय जो जीवाणु है वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं खेत के अंदर। और वो जिस प्रकार हम 1 क्विंटल दूध के अंदर अगर थोड़ा सा दही डाल देंगे तो वो जामन का काम करेगा, उसी प्रकार अगर खेत के किले के एक कोने में अगर हमने पानी के अंदर वो डाल दिया तो पूरे खेत में धीरे धीरे अपने आप फैल जाएंगे। उसको हम नमी की अवस्था में खेत के अंदर कभी भी डाल सकते हैं। तो मैं किसान साथी भाइयों से यह कहना चाहूंगा कि संदीप भाई ने जो कमाल किया है, बहुत ही सराहनीय कमाल किया है। क्योंकि प्राकृतिक खेती में बहुत ही रिस्क होता है, परंतु इसकी जो मैंने फसल देखी है वाकई में ही बड़ी कमाल की है। संदीप भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो कि इसने जो कीमती समय हमारे लिए निकाला है। और निकालने के बाद हमने इसकी जो फसल देखी है, फसल देखने के बाद बहुत ही बड़ा आनंद महसूस होया है। क्योंकि हर फसल में, हर एकड़ खेत में कहीं भी कोई भी बीमारी नहीं है। तो किसान साथियों से मैं यही कहूंगा कि भारत देश के जितने भी किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं कि आप प्राकृतिक खेती शुरू कर दे और आपका बचत ही बचत होगा। और मैं संदीप भाई से एक बात और पूछना चाहूंगा, अगर ऊपर से अगर कोई स्प्रे करना हो या ऊपर से हवा से कोई भी बीमारी आती हो तो उसका हम समाधान कैसे करेंगे? तो संदीप भाई बताइए हमें। देखिए सर, जैसे आपने कहा कि मेरा कमाल, इसमें मेरा कुछ कमाल नहीं है, ये तो अपने गुरु का बताया हुआ फार्मूला है और जीवामृत का सारा कमाल है। तो और आपने पूछा कि ये जैसे हवा से आने वाली बीमारियां, ये जाहिर तौर से बिल्कुल निश्चित बात है कि अगर फसल लगाई है तो जमीन की जो बीमारियां उनको तो जीवामृत कंट्रोल कर लेगा, लेकिन हवा की बीमारियों को वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसके लिए आप संजीवनी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। संजीवनी खाद में गोबर, गौमूत्र और जितनी भी कड़वी विषैली तरह की जो भी वनस्पतियां हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, उनके पत्ते आप उसके अंदर डाल दीजिए। अगर आपको जल्दी बनाना है तो उसको उबाल लीजिए, नहीं तो उसके अंदर गुड़, गोबर, गौमूत्र और छाछ डालकर उसको कुछ दिन के लिए आपको रखना पड़ेगा और धीरे धीरे वो उसके अंदर डिकम्पोज होंगी और उनका जो अर्क है वो उस पानी के अंदर मिल जाएगा। उसका जब आप स्प्रे करेंगे तो उसके जो कड़वे रस के जो प्रभाव के कारण जो है वो बीमारियां उससे नहीं फसल के ऊपर नहीं आएंगी। हाँ, ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये बीमारियों को फसलों से दूर भगाता है, किसी भी प्रकार के ये कीट को, पतंगे को मारता नहीं है। तो आपको बीमारी आने से पहले इसका स्प्रे करना पड़ेगा। बीमारी अगर आने के बाद आप इसका स्प्रे करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ एरिया में, मेरा हिसार जिला है, ऊपर की बहुत ज्यादा शिकायत थी। मैंने संजीवनी खाद का स्प्रे किया, उससे पहले भी 3-4 स्प्रे मैंने संजीवनी खाद के किए, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। अपना सारा जो धान है वो बिल्कुल पूरी तरह खड़ा है। आज कंबाइन लगनी थी, आज निकलवाने थे, लेकिन आज शायद नहीं निकलवा पाएंगे क्योंकि देर हो जाएगी। कल ये धान
निकाले जाएंगे। तो आप देखिए आज भी ये खड़े हैं पूर्ण रूप से, तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई। आप 100% प्राकृतिक खेती कर सकते हैं जीवामृत और संजीवनी खाद के रूप में। खेत में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाइए ताकि इसके ऊपर पक्षी ज्यादा होंगे तो कीट पतंगों को आते खेत में एंटर करते ही इसको खा जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा फूलों वाले पौधे लगाइए ताकि मधुमक्खियां आकर्षित हों, और जो पोलिनेशन का काम है उससे आपका 5 से 10% तक मधुमक्खियां आपके फसल की जो उपज है उसको बढ़ा सकती हैं। तो मैं संदीप भाई से बड़ा खुश हुआ मिलकर, क्योंकि इसने जो प्राकृतिक खेती शुरू की थी और जो ऊपर से जो बीमारी आती है हवा वाली, वो भी इसने कंट्रोल कर रखी है। वैसे तो देखा जाए संदीप भाई ने वाकई कमाल कर दिया है। और अब आपको दिखाएंगे किसान साथियों। अभी मैं संदीप भाई से ये पूछूंगा कि संजीवनी खाद वो कैसे तैयार करते हैं और कहाँ पर तैयार करते हैं, और कहाँ कहाँ से पेड़ पौधे वाली जो जड़ी बूटी लाते हैं वो भी पूछेंगे। और जो भी किसान भाई कोई भी फसल बोता हो, ये तरीका आप अपना सकते हो, क्योंकि संदीप भाई ने ये बताया है कि ये तरीका बहुत बढ़िया है, कोई भी बीमारी नहीं आएगी ये तरीका अपनाने से। बताइए संदीप भाई। देखिए मेरे खेत में ये भाग्य से 10,000 लीटर का ये जो टैंक है सीमेंट का, ये पहले से बना हुआ था। तो इसके अंदर मेरे मन में आया कि क्यों ना इसका उपयोग कर लिया जाए संजीवनी खाद के रूप में, ज्यादा मात्रा में बना ली जाए। तो इसके अंदर पानी पहले से ही था। मैंने इसके अंदर गोबर, गौमूत्र और गुड़ और जो भी अपने आसपास की जिस प्रकार की भी वनस्पतियां मिले हमें, जिसे हम चाहे खरपतवार कह लीजिए चाहे कुछ भी कह लीजिए, जिसको पशु नहीं खाते हों, विशेष तौर से अगर वो इसके अंदर डालेंगे तो उनका जो भी रसायन है वो पानी के अंदर धीरे धीरे डिकम्पोज होने के बाद मिल जाएगा। उसका जब भी हम फसल के ऊपर स्प्रे करेंगे तो वो पेस्टिसाइड का भी काम करेगा और फर्टिलाइजर का भी काम करेगा। क्योंकि जो भी एक पौधा है, कोई भी घास खरपतवार है, उसने जमीन से सभी तरह के पोषक तत्व लिए हैं, तभी तो उसका शरीर मतलब पूरा विकसित हुआ है। जब वह डिकम्पोज होगा तो उसके अंदर जितने भी प्रकार के पोषक तत्व हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, जिंक वगैरह जो भी है, वो सभी डिकम्पोज होने के बाद पानी के अंदर मिल जाएंगे। उसका जब हम स्प्रे करेंगे फसल के ऊपर तो एनपीके का काम करेगा। और साथ में जो उसके अंदर जो कड़वा जो रस है वो जब पौधे के ऊपर पड़ेगा तो उसका जो कड़वा रस जो है वो कीट पतंगों को दूर भगाने का काम करेगा। वह उसे खाने की बजाय दूसरे जगह और अपना भोजन तलाशने की कोशिश करेंगे। तो ये आपकी फसल का बचाव करेगा, न कि कीट पतंगों को मारने का काम नहीं करेगा। क्योंकि प्राकृतिक खेती में किसी भी प्रकार के कीट को मारा नहीं जाता, क्योंकि सभी भगवान की व्यवस्था के अनुसार हर चीज का अपना अपना महत्व है। हमें सिर्फ इसका मैनेजमेंट जो है वो समझना प्राकृतिक खेती के अंदर, ताकि जो भी चीज हमें हानिकारक लगे उसको लाभदायक रूप में बदलना है। उसका जो हानिकारक रूप है हमें उसको छोड़कर उसका जो लाभदायक जो उसकी का जो उसका जो रुख है उसको हमें उपयोग करना है उसका। तो मैं किसान साथियों से ये कहूंगा कि संदीप भाई ने बड़ा ही कमाल किया है, और मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि ये दिखाइए वही संजीवनी खाद। संजीवनी खाद बड़ा ही कमाल का बनाया है संदीप भाई ने, इसके अंदर पेड़ पौधे भी डाले हैं। और संदीप भाई अभी घुमा के दिखाएंगे इस संजीवनी खाद को। इसके अंदर ऐसा है सर कि जैसे काफी स्पेस था, तो मैंने जो पेड़ पौधों के जो पत्ते थे वो तोड़ने के बजाय मैंने टहनियों समेत इसके अंदर डाल दिए। वो धीरे धीरे डिकम्पोज होके अपने आप उनका जो रसायन है वो पानी के अंदर घुल रहा है। इसको छान के सीधा मैं फसल के ऊपर स्प्रे कर देता हूँ, जिससे फसल भी बहुत बढ़िया चलती है और कीट पतंगों का भी आक्रमण नहीं होता। तो किसान साथी भाई संदीप की आपने बात सुनी है। और जो तो किसान साथी भाई, ये जो संदीप भाई ने एक कमाल और किया है, ये जो गोबर खाद आपको दिखाई दे रहा है, ये जो गोबर खाद है, ये गोबर खाद का कैसे प्रयोग करते हैं फसल के अंदर, ये भी आपको हम बताएंगे। और इसने जो ऊपर से रासायनिक खाद जो हम खेत में डालते हैं वो उसका प्रयोग नहीं किया, सीधा ही इसने गोबर खाद का प्रयोग किया है। और कैसे किया है ये किसान साथी भाई जरा ध्यान से सुने। तो संदीप भाई बताइए। देखिए गोबर जो है वो हमारे खेत के लिए सोना है। गोबर में वो ताकत है जो धरती को जिंदा रखता है, वह फसल को सभी पोषक तत्व देता है। गोबर से ऊपर धरती के ऊपर कोई खाद नहीं है। इसके अंदर सभी तरह के पोषक तत्व हैं, जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं जो जमीन के अंदर काम करते हैं। गोबर को के अंदर जमीन को जिंदा करने की ताकत होती है।
मैं गोबर, जो पशुओं का जो भी गोबर होता है उसको यहाँ अपने खेत के अंदर डालता हूँ। इसके ऊपर मैंने जीवामृत का छिड़काव कर दिया है। इसके अंदर नमी बरकरार रखते हैं और गुड़ का पानी व आटा वगैरह इसके ऊपर डालते रहता हूँ, जिससे ये गोबर धीरे धीरे जो बैक्टीरिया है वो इसको खाकर इसको डिकम्पोज करता है, वह अपनी संख्या भी बढ़ाता है। इससे हमें दो लाभ होंगे। एक तो ये गोबर हमें खाद के रूप में मिलेगा, दूसरा ये कि इसके अंदर जो जीवाणु हमने थोड़ी मात्रा में डाले थे उनकी संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ के वो जीवाणु भी ज्यादा हो गए। उन्होंने अपना परिवार इसके अंदर बढ़ाया है। वो जब जाएगा खेत के अंदर तो फसलों को भोजन मिलेगा और बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा होगी तो फसल, जो हमारी जमीन है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। सारा खेल जो है वो जीवाणुओं का ही है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार आइए, मैं दिखाता हूँ आपको इस चीज की जो लाइव जो है इसके अंदर। तो हमारे किसान भाई जरा देखिए, संदीप भाई हमें कुछ दिखाना चाहते हैं जीवाणुओं ने क्या कैसे काम किया है। ये देखिए इसके अंदर, ये ताजा गोबर मैंने डाला था लगभग 2-2.5 महीने पहले। इसके अंदर बैक्टीरिया कल्चर डाला। ये देखिए इसको किस प्रकार से इसने ये जो काले काले ये धागे से, रेसे से जो इसके अंदर ये बारीक ये जो बना हुआ है, ये सारा काम जो है वो बैक्टीरिया का है। ये बैक्टीरिया ने इसको खाद के रूप में बदल दिया। ये काला सोना है खेत के अंदर। जब ये खेत की मिट्टी के अंदर जाएगा, इसके अंदर कार्बन की मात्रा है, ये कार्बन भी बढ़ाएगा और इसके अंदर भरपूर बैक्टीरिया जीवाणु हैं जो जमीन के अंदर जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। तो आप अधिक से अधिक गोबर का इस्तेमाल कीजिए। किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो पशुपालन नहीं करते वो खेती के साथ साथ पशुपालन कीजिए। जो फसलों का जो वेस्ट है, खेत का जो वेस्ट है, वो पशुओं के लिए भोजन है। और जो पशुओं का जो वेस्ट है, जो गोबर है, वो हमारी जो धरती माता है, इस धरती के लिए, फसलों के लिए वह भोजन है। तो ये एक दूसरे के पूरक है। बिना पशुपालन के खेती के अंदर लाभ नहीं है। तो खेती और पशुपालन, जो हमारे बड़े बूढ़े, जो हमारे प्राचीन काल से जो व्यवस्था चली आ रही थी, वही व्यवस्था को हमको अपनाना होगा। तभी हम पूर्ण रूप से मजबूत होंगे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सभी रूप तरह से। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि खेती के साथ साथ पशुओं को भी बढ़ावा दें। इससे हमें धरती के लिए खाद तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में फ्री में हमें दूध मिलता है। दूध, दही, घी, ये सब हमें फ्री में मिलता है। वो अपना जो खाने पीने का जो उनका जो कॉस्ट है, उसका तो वो जो गोबर गौमूत्र जो देते हैं उसी से निकल जाता है। हमारे खेत के में जो हम हजारों लाखों रुपए की जो रासायनिक खाद लाकर डालते हैं, ये गोबर उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। हमें सिर्फ इसको पहचानना होगा, इसकी ताकत को। और इसके अंदर आजकल तो जीवामृत जैसा एक शक्तिशाली हथियार आ गया है जो इसकी ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। जब ये जीवामृत डाला हुआ, ये जो गोबर घन जीवामृत बनाकर जब हम खेत के अंदर डालेंगे तो जमीन को ये बहुत जल्दी बहुत शक्तिशाली बना देगा, जिससे हमारी फसल जो उत्पादन है वह बिना किसी खर्चे में और कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो किसान साथी भाई, आपने सुना होगा कि संदीप भाई ने जो कमाल किया है, ये जो गोबर है, ये गोबर, इस गोबर का इसने घन जीवामृत बना दिया। कैसे बनाया कि इसके ऊपर इसने जीवामृत के जो जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु है वो इसने तैयार करके, और हमारे जो किसान भाई है, बहुत ही ऐसे किसान भाई है जो रासायनिक खेती करते हैं, परंतु संदीप भाई ने इस गोबर का पूरा फायदा उठाया अपने धान के अंदर। और धान के अंदर, खेत के अंदर जो फायदा उठाया है, वो कोई लाखों में एक ही किसान है जो इस गोबर का फायदा उठाते हैं। परंतु मैं ये पूछना चाहूंगा हमारे संदीप भाई से, ये कौन से पशु का इसने गोबर लिया है? ये जो है गाय भैंस उन्हीं का है, जो अपने घर में हर रोज जो फ्री का है। किसान को अगर खेती के अंदर सक्सेस होना है तो उसे बाजार से मुक्त होना होगा। जब तक वह बाजार भी चीज डालेगा, चाहे वह जैविक, तब तक वह सक्सेस नहीं होगा। उसे हर चीज अपने घर के अंदर जो अपने पास जो फ्री में उपलब्ध है, उसी से उसे कुछ न कुछ बनाकर, चाहे वह रासायनिक खाद का जो ऑप्शन है उसका सब्स्टिट्यूट, जो अपनी देसी ये गोबर की खाद है ये बनाना हो, चाहे वो स्प्रे के लिए जो अपना संजीवनी खाद बनाना हो,
बीज भी आपका अपना खुद का घर का बनाए, अपने हर साल सभी फसलों का अपना खुद घर पे तैयार करे, उसको बचा के रखे। और सभी जो चीजें हैं बाजार मुक्त जब तक किसान नहीं होगा, जब तक वह बाहर से चीजें खरीद के अपने खेत में डालेगा, तब तक वह कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वह सिर्फ बाजार में बैठे हुए साहूकारों की ही तरक्की करवा रहा है, वह खुद तो घाटे में जा रहा है। तो किसान साथियों, आपने सुना होगा संदीप की बात। ये इसने जो गोबर का कमाल किया है, ये वाकई में ही बहुत ही कमाल है। ये जो इसने गोबर, ये देखिए गोबर डाला था, और गोबर डालने के बाद ये देख लिया अभी तक ये पौधा पक चुका है और अभी तक ये खड़ा है। क्योंकि जड़ से मजबूती और ऊपर से मजबूती वाकई में ही जो हमारे गाय भैंस घर पर है उन्हीं का गोबर ही बिल्कुल कमाल का है। यानी कहने का मतलब ये है, जो बाहर से हम रासायनिक खाद प्राप्त करते हैं वो हमें यूज नहीं करने हैं। हमारे जो घर पर ही सब कुछ है, ये घर पर ही संदीप भाई दवाई पानी तैयार करते हैं फसलों की बीमारियों को दूर करने के लिए। वाकई में ही ये संदीप भाई ने कमाल कर दिया। मैं इसका एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ संदीप भाई ने, जो हमारे लिए ये जो कीमती समय है, जो कीमती समय हमारे लिए निकाला है। मैं संदीप भाई का धन्यवाद करूंगा। और जितने भी किसान भाई हैं, हमारे भारत देश के जितने भी किसान भाई हैं सुन रहे हैं ये वीडियो, और आप प्राकृतिक खेती करें। और प्राकृतिक खेती करने से आपकी आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी, आप भी स्वस्थ रहोगे, और हमारी धरती माँ भी स्वस्थ रहेगी। और मैं एक बात और संदीप भाई से पूछना चाहूंगा कि संदीप भाई ने जो ये कमाल किया है, इसमें अलग से कुछ इसके माँ बाप का भी साथ है, या फिर और भी बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार से, हमारे गांव से, हमारे शहर से हैं, हरियाणा राज्य से हैं, आखिर कोई भी रिश्तेदारी में बड़े बुजुर्ग है या उनसे भी कोई शिक्षा प्राप्त की है? तो बताइए संदीप भाई। जी हाँ, जिस प्रकार एक चीज को कामयाब होने में हर चीज का अपना अपना योगदान होता है, उसी प्रकार मेरे भी आस पड़ोस का, परिवेश का, अपने परिवार का, माँ बाप का, और जो मित्र साथी हैं उनका सबका अपना अपना सहयोग बिल्कुल मिला है मुझे हर तरह से। और मैं उन सब का और अपने गुरुवर का, आप सब लोगों का, शुभचिंतकों का इसके लिए आभारी हूँ। धन्यवाद। तो किसान साथियों, संदीप भाई ने कहा कि हरियाणा के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, हिसार जिला के हो या आसपास के गांव के हो या इसके गांव के जितने बड़े बुजुर्ग हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं कि इसी संदीप भाई ने उन्हीं से, बड़े बुजुर्गों से ये प्राकृतिक खेती सीखी है। और इसका मैं बार बार धन्यवाद करता हूं संदीप भाई का, और इसके गुरु का भी धन्यवाद करता हूं। और हमारे हरियाणा के और पूरा भारत देश के जितने बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूं कि उन्हें के कारण ही हम ये प्राकृतिक खेती सीखी है, और हम करते रहेंगे, और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सिखाएंगे। और संदीप भाई से मैं कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहूंगा कि भारत देश का कोई भी किसान अगर फोन करता हो संदीप भाई से, अगर कुछ भी जानना चाहता हो या प्राकृतिक खेती सीखना चाहता हो, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दे और हमारे भारत देश के किसान भाई इसके पास में फोन करे और कुछ सीखे। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 97 281 45 400 9728145400। जो भी मेरे को जितनी भी जानकारी ज्ञान है वो आपके लिए बिल्कुल उपलब्ध है। हर समय किसी भी समय आप फोन कर सकते हैं। जो भी प्राकृतिक खेती के बारे में मुझे जानकारी है वो बिल्कुल साझा की जाएगी। और आपसे भी जो भी किसान भाई प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ है, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दो, ताकि हमारी जो आने वाली जो नस्लें हैं वो जहर मुक्त खाना खाएं, और किसान भी कर्ज मुक्त, जहर मुक्त हो, हमारी धरती माता की भी रक्षा हो, और प्राकृतिक खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। जितनी जानकारी आपको है वो भी दूसरों के साथ साझा करें, और ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानकारी व ज्ञान इकट्ठा करें। तो भारत देश के जितने भी किसान भाई हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं, और संदीप भाई का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इन्होंने कीमती समय निकाल कर हमारे भारत देश के जितने भी किसान भाई हैं उनको ये शिक्षा दी है, और वो शिक्षा वे ग्रहण करें। और ये ग्रहण करने से आपका ही फायदा होगा, क्योंकि प्राकृतिक खेती ही आने वाले कुछ सालों में आपने करनी ही होगी, क्योंकि हमारी धरती माता बिल्कुल टूट चुकी है, हमारा जो खेत है बिल्कुल बंजर होते जा रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि आप प्राकृतिक खेती करें,
और दूसरे भाइयों को भी सिखाए, और इसमें आपका ही फायदा हुआ क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमें देखनी है, क्योंकि वो स्वस्थ रहेगी तो हमारी पीढ़ी चलती रहेगी, नहीं वरना एक दिन ये देश नष्ट हो जाएगा रासायनिक खाद अगर डालते रहे तो भारतवासियों मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप प्राकृतिक खेती करें। धन्यवाद। जय हिंद।